आप लोग जो अपने काम छोड़कर इस दोपहर में जो न सर्द है न गरम, जो पसीने से नहाई हुई है, लेकिन तरह तरह की खुशबुओं से भरी हुई, धूल गुबार से भरी हुई, आप सब यहाँ जुटे हैं जो वो उम्मीद के चिराग की तरह है। और आप सबको मैं बहुत ख़ास तरह की उत्सुकता के साथ देखती हूँ, और जो भी मैं कुछ बोलूँगी वो उसी बैखरी के साक्ष्य से बोलूँगी जिसका एक जटाजूट, जिसका जटाजूट मॉडर्न हेयर कट के साथ काट कर तराश कर प्रिय अशोक ने इसको जन भाषा के रूप में सीमित किया है। यह क्लासिकल शब्द था, शास्त्रीय शब्द था, परा, पश्यन्ति, मध्यमा और वैखरी। और हम सभी जानते हैं कि अर्थ संकोच और अर्थ विस्तार ये साहित्य के दो और साहित्यकारों के दो नटखट औजार हैं जिससे सबवर्षन किया जाता है। जब वैखरी की हम सोचते हैं जनभाषा के रूप में, उसका योग वाला स्वरूप भूलकर हम जब ये सोचते हैं कि जनभाषा के रूप में परिसीमित वो कैसा साहित्य रच रही है, तो हमारे दिमाग में कुछ भी आ सकता है। वो भाषा जो लंबी क्यू में लगे हुए, दूध की क्यू में, टिकट की क्यू में, सब्जी की क्यू में लगे हुए आप सब बोलते हैं, अखाड़ों की भाषा, पंचायत की भाषा, बस स्टॉप की भाषा, रेलवे प्लेटफॉर्म की भाषा, पान के ठियों की भाषा, चाय दुकानों की भाषा, कहवा घरों की भाषा, वो सब कैसी भाषा है और उसकी क्या ऐसी खासियत है कि साहित्य उसमें ही रचा जा रहा है। उस भाषा की सबसे बड़ी खासियत है कि वो ऊंच नीच नहीं मानती, वो पदानुक्रम नहीं मानती, वो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये जो 4 भाषिक रजिस्टर्स हैं उनको एक चटाई पर बिठाती है। वो बैखरी जो मुक्ति संग्राम की, स्वाधीनता संग्राम की भाषा के रूप में चुनी गई, वो हिंदुस्तानी तो क्यों चुनी गई? इसीलिए कि वो आधुनिकता के गर्भ से जन्मी भारतीय भाषा परिवार की सबसे छोटी बेटी थी, मोहल्ले की लड़की जो जामन के लिए कहीं भी दौड़ सकती थी, जिसे हिंदू मुसलमान सब बोलते थे, जिसकी संस्तुति उन सब लोगों ने की थी जिनके पास अपना समृद्ध भाषिक संसार था। तिलक ने जो मराठी जैसी समृद्ध भाषा से आए थे, टैगोर ने जो बांग्ला की पूरी विरासत लेकर आए थे, राजगोपालाचारी ने जो तमिल से आए थे, समृद्ध भाषा क्षेत्रों के लोगों ने इस छोटी सी लड़की को जो अपनी बहन उर्दू के साथ सिपाही तंबू में जन्मी थी, क्यों चुना उसको
संस्तुत किया एक जन संपर्क की भाषा में, क्योंकि उसके पास कोई बैगेज नहीं था। चूँकि जिसके पास बैगेज नहीं होता, जिसके पास पूर्वाग्रह नहीं होता, और जो सबके घर आती जाती है, वो छोटी लड़की हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी जो है, वो कैसा साहित्य रच रही है आज के समय में, कैसे वो पदानुक्रम तोड़ने का सपना चरितार्थ कर रही है, कर भी रही है कि नहीं कर पा रही, कोशिश में लगी है। हम ये सब सोचने बैठे हैं। आप सभी जानते हैं कि भाषा, खासकर बैखरी वाली भाषा, जनभाषा, एक रणभूमि भी है और एक लीला भूमि भी है। लीला भूमि वो इस तरह से है कि छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाए के, जब दो सभ्यताएं आंखें मिलाती हैं तो एक प्रीति कलह का दौर शुरू होता है। तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से लड़ाई का दौर। और उसके बाद जैसे पिटे हुए दो बच्चे या दो बच्चियाँ, या झगड़ के लेट गए दो बच्चे, सारे विवाद भूलकर एक दूसरे के गले मिलकर सो जाते हैं एक खटोले पर, वैसे सो गईं संस्कृतियाँ जब भी युद्ध हुआ, उपनिवेशन हुआ या पोरस बाउंड्रीज हुई, कभी भी। अब पोरस बाउंड्रीज कब होती हैं? युद्ध, उपनिवेश वगैरह के समय ही नहीं, उपनिवेशन वगैरह के समय ही नहीं। मेरे विचार से 4-5 स्थितियां होती हैं जब ये संधि काल, अभी हमने संगीत का इतना बढ़िया फ्यूजन सुना, जब हम संधि प्रकाश, जिसको संगीत में कहते हैं संधि प्रकाश युग, जब ट्रांजिशन का समय होता है, गोधूली वेला होती है, तो उस समय कैसे बहुत सारी तकनीकों के सहारे, जिसमें अर्थ संकोच, अर्थ विस्तार, डिफैमिलियराइजेशन और भी बहुत सारी तकनीकें, वो आप साहित्य के छात्र हैं, जानते ही होंगे, ये पदानुक्रम तोड़ दिया जाता है। तो कौन कौन से वो 5 इतिहास के मोड़ थे? सबसे पहले 15वीं शताब्दी में, जिस समय सूफ़ी भी आए, जैसे बाढ़ आती है तो उसके साथ कुछ ज़मीन उपजाऊ करने वाले तत्व भी आते हैं। उसी तरह लड़ाई झगड़े फसाद हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जब संस्कृतियाँ आंखें मिलाती हैं तो बहुत ही समृद्ध क्षण संस्कृति के हिसाब से पैदा होते हैं। तो सूफ़ी और भक्ति का समय जो था, उस समय की अथॉरिटी बैठे हैं हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी, और हमारे इरफान हबीब साहब, उनको मैं उस बारे में अभी नहीं ज़्यादा बोलती। उसके बाद उधर 16वीं शताब्दी में क्या होता है, या तो इस तरह के संघात होते हैं या फिर कोई इन्वेंशन होता है, जिसको मार्क्स कहते थे कि प्रोडक्शन का, उत्पादन का साधन बदल जाता है। तो 16वीं शताब्दी के रेनेसांस में जब कैक्सटन प्रेस था और रोमन और ग्रीक जो संस्कृतियाँ थीं, अंग्रेज़ी भाषा से आंखें मिला रही थीं, उस समय जो अनुवाद हुए, उस समय जो भाषिक प्रयोग हुए, उस समय जो फ्यूजन्स हुए, उससे एक ख़ास तरह की बैखरी का विकास अंग्रेज़ी में भी हुआ और शेक्सपियर जैसे व्यक्ति का प्रादुर्भाव थिएटर का। उसके बाद इधर 19वीं शताब्दी में उपनिवेशन के समय
और तरह के फ्यूजन्स हुए, वहाँ से जो अनुवाद हुए उससे नई विधाओं का विकास हुआ। जैसे हमारे यहाँ रोमांसेस थे, पेशेंट रोमांसेस की भी इन्होंने अपनी किताब में बहुत अच्छा एक वो दिया है फुटनोट, इरफान साहब ने। पेशेंट रोमांस थे और भी तरह के रोमांसेस थे कि उनको नॉवेल कैसे बनाया जाए, मॉरल इंक्वायरी का सूत्रपात कैसे करते हैं, तो ये भी संस्कृतियों के समागम के साथ ही हुआ था। तो उस समय पत्रिकाएं जो हुई थी, उस समय भी बैखरी अपने नए तरह के साहित्य का, क्योंकि चुनौती का समय ही साहित्य के लिए बड़ा होता है। आप जब अभी भी आप देखें तो जो दुनिया भर में जो भूखंड सबसे ज़्यादा जिनकी पॉलिटिकल सफरिंग का इतिहास रहा है, उसी का साहित्य सबसे उन्नत रहा है। जर्मनी हो या पोलैंड हो, और सैटिस्फाइड संडे फेसेस जिसको एलियट कहते थे, उन अघाए हुए संतृप्त प्रदेशों का, नैतिक भूगोलों का साहित्य, उसकी टिमटिमाहट कम हो गई है, क्योंकि वो जीवनी शक्ति, वो ऊर्जा, वो संघर्ष की वृत्ति जो साहित्य को की लौ ऊंची करती है, ऐसे ही ट्रांजिशन के समय और चुनौतियों के समय होता है, और उससे एक दूसरे को सीखने का भी मौका मिलता है। उसके बाद मॉडर्निज्म इतना बड़ा भूकंप था कि जितने कला माध्यम थे, सिबलिंग आर्ट फॉर्म्स थे, सबकी सबकी नींव ढह गई। विश्व युद्ध के बाद का पूरा हाहाकार, और कविता से छंद झड़ गए, उपन्यास से लीनियर नैरेटिव झड़ गया, लैंडस्केप पेंटिंग से झड़ गए, और दादाइज्म, सररियलिज्म और जितनी पिकासो वगैरह सब के अमूर्तन, क्यूबिज्म, ये सब भी फॉर्म के विरुद्ध एक बगावत थी। उसी तरह से आर्किटेक्चर से गुंबद ढह गए, मीनारें ढह गईं, और एक तरह का ख़ास तरह का पदानुक्रम भंग शुरू हुआ। कविता और फिक्शन के बीच भी चार दीवारियां, जैसे फलांग के लड़के एक के मोहल्लों में एक से दूसरे के घर चले जाते हैं, उसी तरह विधाओं ने भी चार दीवारियां फलांग ली और एक दूसरे के घर आने जाने लगे। कविता नाटक के घर गई, वहाँ से संवाद लिए उसने, वो आख्यान के घर गई, वो आख्यान से कुछ जामन लिए उसने, और कविता और कहानियाँ जो हैं उनमें कविता के तत्व उभर आए। थिएटर में एपिक थिएटर जैसी चीज़ें सामने आने लगी, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो निस्सीम होने का जो एक भाव, सारी बाउंड्रीज तोड़ देने का जो एक बड़ा भाव उदित हुआ, उस समय भी बैखरी बनी। और पांचवा उस समय के बाद एक और आविष्कार हुआ इंटरनेट का। पोस्ट मॉडर्निज्म जो था वो भी एक नए तरह का फ्यूजन था, रोमांस ऑफ द मार्जिनलाइज्ड उसको कहते हैं। वो भी सब तरह के क्लासिकल और पॉपुलर के बीच की ऊंच नीच ख़त्म करना चाहता है। लेकिन बर्बादियों का जश्न मनाने का सिलसिला उसने देखा है, तो उसका आत्मविश्वास हिल गया है। अब यही वो समय है जो हमारे समय के दो महाप्रमेय, धर्म और मार्क्सवाद, मेटानैरेटिव्स जो हमारे हैं, वो एक जहाज की तरह, एक टाइटैनिक की तरह अपने ही भार से कुछ डगमगाए हैं। और उसी समय फ्लीट ऑफ ट्रूथ्स, जिसको मैं कहती हूँ छोटी छोटी नौकाएं, मिनी नैरेटिव्स की, अस्मिताओं की छोटी छोटी पाल वाली नौकाएं एक तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में वहाँ तक गई हैं। क्या थे मार्क्सवाद और धर्म? ये दोनों बहुत ही पवित्र संकल्प के साथ शुरू हुए थे।
दोनों पूरी दुनिया का कल्याण करना चाहते थे। दोनों चाहते थे कि अहंकार का नाश हो जाए, स्वार्थ वृत्ति खत्म हो जाए और चित्त विस्तार हो जाए, साधनों का, अवसरों का बराबर सम्यक बंटवारा हो जाए। ये शुभ संकल्प थे। लेकिन कुछ तो हुआ जो समय बीतते बीतते धर्म भी अहंकार वृत्ति से श्रेष्ठता, हर धर्म ग्रस्त हो गया। हर धर्म हम किसी से कम नहीं कि श्रेष्ठता ग्रंथि से ग्रस्त हो गया और मार्क्सवाद में भी लचीलापन जाता रहा। वो उसे लगने लगा कि ये जो नई अस्मिताएं हैं वो हमारा मकसद डाइल्यूट करने आई हैं, जबकि ये जो नई अस्मिताएं थीं दलितों की, अल्पसंख्यकों की, स्त्रियों की, आदिवासियों की, ये जो किनारे पे खड़ी सारा तमाशा जग का मुजरा ले रही थी कबीर की तरह, वो अस्मिताएं मार्क्सवाद से सहमत थी इस प्रश्न पर कि सबको साथ लेकर चलना है, एक इंक्लूसिव मतलब अहंकार के वृत्ति का उसी तरह ध्वंस करना है जैसे कभी कबीर ने कहा था, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कथो ज्ञानी। वो अहंकार का ही घड़ा है जिसे तोड़ देना है और वयम में अहं को का पानी मिल जाए, मिल के बहे। तो ये जो इतिहास की भूलें थीं, निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं वाला जो चक्कर हो जाता है। स्टॉक टेकिंग करनी पड़ती है, आत्मविश्लेषण करना पड़ता है। ये अस्मिता आंदोलन से गपशप करने का बैखरी का समय था और अभी भी जो प्रगतिशील लोग इन लोगों से जो अभी तक हाशियों पर रहे हैं, बैखरी में बात करते हैं। आपको याद होगा एक और ट्रांजिशन का समय था जिसकी चर्चा मैं भूल गई। 19वीं शताब्दी में, बल्कि 18वीं में ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समय एक बड़ा ट्रांजिशन हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी क्रांति ही थी, लेकिन अपक्रांति में बदल गई। हम इतिहास के अनुभव से सीखते हैं कि जब तक हम आत्म परिष्कार नहीं करते, अपने भीतर परिवर्तन घटित नहीं करते, एक एक व्यक्ति अपना आचरण नहीं सुधारता, सारे अस्मिता आंदोलन यही कहते हैं। दलित बंधु, स्त्रियां, आदिवासी बंधु और अल्पसंख्यक सभी लोग दुनिया भर में यही कहते हैं कि हमें भी मनुष्य समझो, आदमी समझो। ये कैसा व्यवहार है, ये कैसा पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमिलिएशन है। तो इतनी सी ज़रा सी बात कह रहे हैं वो कि जो आँख से ही न टपका कि वो लहू क्या है, वो क्रांति कैसी क्रांति है जो रोज़मर्रे के व्यवहार में आपको आदमी को आदमी नहीं समझने देती, या स्त्री को स्त्री भी आदमी नहीं समझने देती, दलित को आदमी नहीं समझती, अल्पसंख्यक को आदमी नहीं समझती, आदिवासी को आदमी नहीं समझी। तो ये क्रांतियाँ जब होती हैं तो अपक्रांति में, काउंटर रेवोल्यूशन में बदलती ही क्यों हैं? इतने बड़े लोग, इतने बड़े थिंकर्स और इतना जनजीवन की ऐसी बड़ी आग, हम सब के भीतर की आग, वो इतना बड़ा एक निर्णय लेती है, लेकिन अपने भीतर का तख्ता पलटना हम भूल जाते हैं।
तो अस्मिता आंदोलनों का सबसे बड़ा सप्लीमेंट्री रोल ये है कि वो मंगलेश जी की कविता का संगतकार हैं। वो कांता सम्यत उपदेश देते हुए प्रगतिशील शक्तियों से ये कह रहे हैं कि हम हैंड होल्डिंग करें, हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें और एक ऐसी दुनिया बनाएं जिसकी कल्पना अशोक ने यहाँ की है। कम्युनिटी बिल्डिंग, हैंड होल्डिंग, बहुलतावादी दुनिया जहाँ किसी को ये अभिमान न हो कि सच्चाई उसकी जेब में पड़ा एक रुमाल है, जिससे किसी को ये सेल्फ राइटियस क्या कहना चाहिए, एक खुमारी न हो कि जो है हम तो अंतिम सत्य जान गए हैं और हम किसी से संवाद नहीं करेंगे। अगर संवाद नहीं करेंगे तो जनतंत्र कैसे चलेगा? अगर हम जनतंत्र नहीं चलेगा तो कौन सा मॉडल चलेगा? शादी एक बुरी चीज़ है, एक बड़ी अजीब सी संस्था है, लेकिन हम क्या करें? इसी तरह एग्जामिनेशन सिस्टम रोट लर्निंग है, लेकिन हम क्या करें? जब तक हम कुछ सोचते नहीं कि हम क्या करें, इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो, तब तक जो है उससे बेहतर चाहिए। और ये हैंड होल्डिंग से और सबके अपनी मिनी नैरेटिव्स के कथन कहन का पूरा एक संवादी माहौल बनाकर ही ये संभव हो सकता है। अगर आपको गप करना नहीं आता तो आप अच्छा साहित्य नहीं रच सकते। ये दुनिया में जितने बड़े लेखक हुए हैं उनकी जीवनियाँ पढ़ के देखिए, वो गप करने में बहुत बहादुर थे। और जोई सोई कछु गावे, ये जो सूरदास का पद है कि कुछ भी बस में स्त्रियों से सीखिए। बस में कोई आके बैठ गया, स्त्रियां उससे एकदम निरंतर धारा प्रवाह गपशप करती हैं। कोई भी कहीं भी किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, किसी भी वर्ण का बैठा है, वो काबुली वाला की मिनी की तरह, वो कोई सब्जी वाला भी आया या काबुली वाला भी आया तो गप्पे करती ही करती हैं। और बिना इस तरह से गप किए बिना स्मृतियाँ साझा किए बिना सपने साझा किए हुए, बिना किसी के आघात के जो बिंदु हैं, पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये भी एक हायरार्की थी। कॉस्मिक और कॉमन प्लेस के बीच भी एक हायरार्की थी। पर्सनल और पॉलिटिकल के बीच भी हायरार्की थी, पदानुक्रम था। ठीक उसी तरह जैसे गरीब और अमीर के बीच, सवर्ण और अवर्ण के बीच, देहाती और शहराती के बीच, स्त्री और पुरुष के बीच। हम सब जानते हैं कि ट्रूथ चाहे एक ही क्यों ना हो, लगता क्यों ना हो, लेकिन जब वो मैनिफेस्ट करता है तो बाइनरीज में करता है। और जहाँ वो मैनिफेस्ट करता है, जैसे एनर्जी है तो मैटर है, दिन है तो रात है, कॉस्मिक है तो कॉम्प्लेक्स है, उसी तरह आप इस्लामिक पेंटिंग्स देखते होंगे तो एक बेल है तो बुलबुल है, ये नदी है तो किनारा है। इसी तरह से हर जगह शिव है तो शक्ति है, कहीं भी किसी भी धर्म में, जो कि एक तरह की फिलॉसफी ही है। धर्म भी एक तरह की फिलॉसफी ही है। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक संवाद हुए वो इसलिए ज़्यादा पैलिम्सिस्टिक हो गए, बहुत ध्वन्यात्मक हो गए कि हमारे पास पहले से भी 6 दर्शन थे। जो 6 दर्शन थे तो थे। अब उन दर्शनों पर नया एक संवाद और नई तरह की ध्वनियाँ थीं, तो वो जिसको आनंदवर्धन कहते हैं ध्वन्यात्मकता का विस्तार, और जूलिया क्रिस्तेवा कहती है इंटरटेक्चुअल डायलॉग, ये उसके बिना, जैसे इन्होंने सरोद अभी छेड़ा, एक तराना अपना वो बजाया तो छेड़ा तो ध्वनियाँ निकली। अब ध्वनियाँ जो पहले से थीं उसमें सोई थी, पुरहु शिकवे से ऐसे जैसे राग से बाजा, तो पहले से भी कुछ सोया था और नया कुछ मिला। तो आखिर तो गपशप करने से ही ना, ध्वनियों के गपशप पढ़ने से एक गजिन टेक्स्ट हुआ। उस गजिन टेक्स्ट में कुछ अपोरिया है, भाषिक सबकॉन्शियस में कुछ
ग्रंथियां हैं वो धीरे धीरे खुल जाएंगी। जैसे हमारी माएँ पुराना स्वेटर उधेड़ कर नया जब बुनती थीं तो ऊन का गोला लगाते हुए बीच बीच में कुछ ऊन टूट जाता था, कोई बात नहीं, वहाँ गांठ लग जाती थी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर नए पैटर्न से बुनना जा सकता है वो स्वेटर। क्या हुआ जो गांठ, इसको फ्रेंडली कॉन्ट्राडिक्शन कहा गया है। तो फ्रेंडली कॉन्ट्राडिक्शन वाला बहुध्वन्यात्मक समाज, यही हमारी ज़रूरत है। और जो भी बड़ा लेखक हुआ है उसने ऐसा ही गपशप करता हुआ, हंसता बोलता हुआ एक समाज रचा है। एक ऐसा समाज जिसके लिए मैं बुद्ध के और कालिदास के मैं वक्तव्य लाई हूँ, उनके दो पंक्तियाँ हैं उनकी, मैं उसी से अपनी बात का अंत करती हुई ये कहती हूँ कि एक प्रत्याख्यान मूलक एक ऐसा समाज हमें रचना है जो यूटोपिया में रचा भी जा रहा है। हमारे नॉवेल्स में जो यूटोपिया हैं, हमारी कविताओं में जो स्वप्न की कुटिया बनी है, जो एक सपने की झोपड़ी बनी है, उसमें एक ऐसा संसार है जो सब कोई सुनता है और सबसे सीखता है और किसी को नीचा नहीं मानता, सबको बराबर का। एक प्रत्याख्यान मूलक समाज, एक पश्चाताप करने वाला समाज। योगेंद्र आहूजा जी की एक कहानी है मनाना, और हमारे सामने मदन कश्यप बैठे हैं, उनकी भी एक कविता है क्षमा प्रार्थना। जो हुई भूले इतिहास में हुई, कोई बात नहीं। अब इसको जो भी समृद्ध हैं, सवर्ण हैं, गोरे पुरुषों का ये जो संसार है, कभी तो ये सिलसिला ख़त्म होगा। एक बार जैसे परिवारों में आप जनरेशन गैप होता है, बाबा से विवाद हो जाता है, अब घर में और लोगों से नहीं मन मिलता, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा मटिया देते हैं, थोड़ा सा संवाद कर लेते हैं, थोड़ा सा चुप रखते हैं। कुछ तो हुआ है ना, जो कुछ सेक्टर्स का स्त्रीकरण हुआ है, उसमें लेखन का भी, थिएटर का भी स्त्रीकरण हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि वो संवादी जो चरित्र है, जनतंत्र जब गहराया तो सबसे खुलकर सबकी सुनने का, और एक उजड़ा दयार मान के जिस साहित्य को पुरुष लिबर्टी 1920 के सिविल राइट्स ज़माने के बाद छोड़ चले थे, उस उजड़े दयार में स्त्रियां लाखों की संख्या में रहने आ गई हैं। थिएटर में, टीचिंग में, नर्सिंग में, केयर एथिक्स के साथ, और हंसती बतियाती हुई प्रेम करने को, एक ऐसा संसार बनाने को जहाँ कोई पराया नहीं हो। उन्मुक्त ये जो स्त्रियां आई हैं, उनसे नया समाज बहुत कुछ, पूरी धरती को माँ की नज़र से देखने का जज्बा उनके भीतर जो है वो उससे सीख सकता है, और तभी बैखरी में अपनी पूरी उड़ान के साथ जाल समेत, आपको पंचतंत्र की वो कहानी याद होगी, जब एक चिड़िया, मतलब कपोत, चित्रग्रीव नाम का वो कपोत अपने सब कबूतरों के साथ जाल में फंस गया था, जैसे हम अभी भूमंडलीकरण के जाल में फंस गए। और बाजार के बाल में हर तरह का भूमंडलीकरण नहीं, क्योंकि जो जिन आइडियाज़ के रिपब्लिक की बात कर रहे हैं वो भी उस तरह का जो आइडियाज़ का, वो तो होना ही चाहिए भूमंडलीकरण, लेकिन जो ऐसी आवारा पूंजी वाला भूमि बाजारवाद है, उसमें फंस गए हैं। अगर हम सब भाषाओं के लोग, सभी तरह की अस्मिताओं के लोग प्रगतिशील भाव से जाल समेत उड़ते हैं, सब अपनी ताकत लगाते हैं, तो शायद एक नई उड़ान हमारा रास्ता देख रही है। मेरे पास पर्ची आई है, मैं दो बस वही पंक्तियाँ सुना देती हूँ, और एक अंतिम बात ये कहती हूँ कि अभी फिक्शन या कविता हम ही नहीं लिख रहे हैं, जो लिखने वाले हैं, अभी जो राज्य सत्ता पे
कुर्सियों पे काबिज लोग हैं वो भी एक फिक्शन लगातार लिख रहे हैं, वो लगातार पोस्ट ट्रूथ जिसको कहते हैं उसमें, लेकिन उस फिक्शन में और जो फिक्शन साहित्य रचता है, जो कविता साहित्य रचता है, जो कविताएं साहित्य रचता है, उसमें क्या फ़र्क है? इसमें यही फ़र्क है कि कथनी और करनी का जो अंतर है वो उनके वक्तव्य में नहीं होता, लेकिन हम अपने जीवन का, अपने वजूद का सारा रस निचोड़कर शब्द जो लिखते हैं वो मर्म स्थान पर चोट करने वाले, अपने पूरे ही वजूद का सत्व खींचकर। और इस अंत में मैं बुद्ध की कम से कम आपको बात सुना देती हूँ। जो हमारा नया साहित्य है वो क्या कर रहा है, वो एक इसी तरह का मंच तैयार कर रहा है जो मोनोपोली एक आदमी की वेस्टर्न यूनिपोलर वर्ल्ड ना हो, जिसमें जो कोर्सिवली यूनिपोलर जिसको कह सकते हैं, वेस्टर्नाइज्ड और बोरिंगली वेस्टर्नाइज्ड ना हो। इसके लिए पोस्ट कॉलोनियल एंडेवर्स भी हैं, देशज आधुनिकता का मॉडल भी है, बाद में कभी हम बात कर सकते हैं। लेकिन बुद्ध की जो बात है वो शायद मुझे कर लेनी चाहिए, कालिदास को छोड़ती हूँ समय के अभाव में। बुद्ध कहते हैं, अत्ता ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोलिय अनंत बानाव सुदत्तेन नाथम लायलयति सुल्लभम। मनुष्य अपना स्वामी स्वयं है, कोई दूसरा उसका स्वामी नहीं। स्वयं पर स्वामित्व स्थापित करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। बस 2 लाइन और एक दलित कवयित्री हैं हमारी अनीता भारती, उसकी कविता से। मुजफ्फरनगर में जब दंगे हुए थे तो अस्मिताओं का विलयन जैसे हो रहा है, उस पर मैं बात अंतिम आपकी सोच वहाँ छोड़ के जाती हूँ। वो लिखती हैं, शरणार्थी कैंप के टेंट में पड़ी निराश तुम कहती हो, मैं भी इस सिलाई मशीन की तरह हूँ, जंग खाई निर्जीव। मेरे जीवन का धागा टूट गया है, बॉबिन अपनी जगह फंस गई है। रुखसाना याद आती हैं मुझे रहीम की पंक्तियाँ, पर तुमसे कैसे कहूँ रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। तो यही जो पर दुख कातरता है, यही जज्बा लेकर हम आगे साहित्य में आते हैं और सबके साथ सबकी बातें सुनते हुए, सबको कुछ कुछ कहते हुए एक हंसता बोलता समाज कम से कम साहित्य में रचते हुए। धन्यवाद।